15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे पीएम। चीन राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात पर सस्पेंस। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ब्रजभूषण पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर टली सुनवाई। अब 26 अगस्त को सुबह 11:30 बजे होगी सुनवाई। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में होनी थी पूरे मामले की सुनवाई। 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम की अबॉर्शन पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को फटकारा। कहा, जब एक दिन अहम तो 12 दिन बाद तारीख क्यों दी। गुजरात में 9 दिन में 1400 करोड़ का स्कैम। कांग्रेस ने दानी डाटा ऐप पर सवाल उठाए। पूछा, चीनी नागरिक घोटाला कर गया, सरकार ने क्या किया। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड से 9000 घरों में दरारें। 11000 लोगों ने घर छोड़ा। पलायन जारी। एमपी समेत 17 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप का पूरा मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पूरे मामले की सुनवाई टल गई है। 26 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। जज की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली है। तो जज की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली है और दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहे सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जज के अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, 26 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी 26 अगस्त को और जज की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तो 26 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे मामले की सुनवाई अगली 26 अगस्त को होगी और जज की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई टली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और 26 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो 26 अगस्त को पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जज की अनुपलब्धता के चलते मामले की सुनवाई को फिलहाल टाला गया है। तो दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने की बात सामने आई। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप का ये पूरा मामला। तो खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधा आपको रायपुर लेकर चलते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया है कि ये हॉल काफी छोटा पड़ गया। इतने ही लोग उधर हॉल के बाहर भी बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम लोग कोशिश की थी 2-3 और बड़े बड़े हॉल लेने की, लेकिन सरकार ने उनको कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, इस बार आप लोग सरकार को कैंसिल कर देना। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है। जो बातें हम करते हैं, मुझे नहीं लगता आज तक भारत की राजनीति में किसी ने इस किस्म की बातें की होंगी। जब भी पार्टियां चुनाव होता था आके वोट मांगती थी। कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। मैंने आज तक भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए। 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे कि आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई। अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। हम नेता नहीं हैं। मैं
पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। भगवंत मान बहुत बड़े कॉमेडियन थे, खूब पैसा कमाते थे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितने मर्जी पैसे कमा सकता था। तो पैसा कमाने तो नहीं आए राजनीति के अंदर। अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद एक पार्टी बनी। किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि एक नई पार्टी इतनी जल्दी उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता का प्यार था, जनता का भरोसा था। हमने तो कुछ किया नहीं था। लोगों को लगा यार ये लड़के बड़े शरीफ हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी तो हैं। लोग कहते हैं केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी तो हैं, काम करने की जिद है, देश को ऊपर ले जाने की जिद है। जैसे ही हमारी पार्टी बनी, पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, सबने कहा अरे ये वन टाइम वंडर है, एक बार ही बन गई है इनकी, अब दोबारा नहीं होने वाली। भाई साहब, दिल्ली में 3 बार लोगों ने हमारी सरकार बनाई है, 3 बार। और वो भी कोई छोटा मोटा बहुमत नहीं। 70 में से 67 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस को, 0 सीट। दूसरी बार 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 8। अभी पंजाब में 117 में से 92 सीट, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे हम लोग, नहीं ऐसे तो जनता वोट देती नहीं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। आज आपके बीच में आए हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके परिवार की बात करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य की बात करेंगे। इधर उधर के झूठे वादे नहीं करेंगे। पहले होता था, जैसे अभी मान साहब ने बताया, चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे। जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। फिर हमने शुरू किया केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना, उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। आज मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। और जैसा अभी मान साहब ने बताया, बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी है, 1.5 साल भी नहीं हुए। इन 10 में से 6 या 7 गारंटी तो पंजाब में पूरी भी हो गई, कर भी दी हम लोगों ने। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा?
तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो कि रायपुर की जनता को अपनी गारंटियां गिनाने के लिए पहुंचे हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, बात करते हैं राम की नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हां, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण के साथ चल रहे विकास के कार्यों की जानकारी भी ली है, तो वहीं अयोध्या के कई संतों से मुलाकात भी की है। लगभग 2 घंटे अयोध्या के अलग अलग स्थान पर पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया था और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचे और इसके बाद सीएम योगी दिवंगत रामचंद्र परमहंस दास के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचे। इसके बाद वो राम जन्मभूमि परिसर गए, जहां पर उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन पूजन किए, उनकी आरती उतारी है और इस सब के बाद सीएम योगी निर्माणाधीन राम मंदिर निर्माण, यात्री सुविधाओं समेत अन्य कार्यों का जायजा भी लिया है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा के दिवंगत महंत और राम मंदिर आंदोलन के सलाका पुरुष स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस दास की 20वीं पुण्यतिथि पर अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में साधु संतों के साथ सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो रामनगरी अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री की ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब वो भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, उन्होंने दर्शन पूजन किया, रामलला की आरती उतारी और इसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लिया है मुख्यमंत्री ने। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले तैयारियों का जायजा और निर्माण का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। और अब बात करते हैं हरियाली तीज की धूम की। जी हां, जहां पर आपको बता दें कि वृंदावन जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शनिवार को हरियाली तीज का पावन पर्व हिंडोला उत्सव की भांति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया है। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूलनोत्सव के अंतर्गत झूले झुलाए जाते हैं और सजाए जाते हैं और ठाकुर जी को झूला झुलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है। लेकिन ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी दिखाई दी है, जहां ठाकुर बांके बिहारी लाल को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकालकर करीब 32 फुट चौड़े और 12 फुट ऊंचे विशाल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया गया और उनके दोनों ओर खड़ी सखियों ने प्रतीकात्मक रूप में उन्हें झूला झुलाया और हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग के महत्व को देखते हुए ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग के विशेष पोशाक धारण कराई गई और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों से सजावट की गई है। माथा टेक के बाहर आ जाओ, अपने लिए जगह बना लो। और अब बात करते हैं कि आखिर बरेली में कौन बिगाड़ रहा है माहौल। जी हां, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में बरेली में धार्मिक बहस से आधी रात को माहौल गर्मा गया। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भीड़ ने थाना घेर दिया और पुलिस की मौजूदगी में ही पथराव किया गया है। कमिश्नर आईजी के साथ डीएम एसएसपी ने तुरंत विवादग्रस्त शीशगढ़ कस्बे में पहुंचकर सूझबूझ से हालातों को संभाला है। मामले में दोनों पक्षों के एक छात्र को हिरासत में ले लिया गया। दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस प्रदर्शन की आड़ में माहौल खराब करने वालों के
खिलाफ भी कार्रवाई में जुटी हुई है। और पुलिस के मुताबिक संवेदनशील शीशगढ़ कस्बे में रामलीला मैदान के पास रहने वाले मोबाइल डीलर का बेटा कक्षा 9 में पढ़ता है। डीलर के बेटे की उसी की क्लास में पढ़ने वाले दूसरे समुदाय के छात्र से विवाद की शुरुआत इंस्टाग्राम पर धार्मिक बहस से हुई थी। दूसरे समुदाय के लोगों ने मामले को तूल दे दिया, डीलर के बेटे के स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए। देखते देखते पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया और रात होते होते सैकड़ों की संख्या में लोग जुटकर थाने पहुंच गए। देर रात सैकड़ों के मुस्लिम भीड़ ने शीशगढ़ थाने का घेराव करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कई थानों का फोर्स के साथ सीओ बहेड़ी डॉक्टर तेजवीर सिंह पहुंचकर भीड़ को समझाने में जुट गए, लेकिन लोग दूसरे पक्ष के छात्र की गिरफ्तारी पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस जब छात्र को पकड़ने उसके घर गई तो पीछे से भीड़ वहां भी पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में ही छात्र के घर पर पथराव शुरू कर दिया गया। घर में घुसने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने रोका तो भीड़ ने सीओ के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ को वहां से हटाया तो बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में जमा हो गए और प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बीच बरेली से लखनऊ दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे। सूचना पर आईजी जोन बरेली डॉक्टर राकेश सिंह, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम शिवाकांत द्विवेदी, एसपी घोले सुशील चंद्र भानु भारी पुलिस बल के साथ देर रात शीशगढ़ पहुंच गए। बवाल की आशंका से पीलीभीत जिले से भी फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। पुलिस टीमों ने भीड़ की मांग पर दूसरे पक्ष के छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर आधी रात को ही उसे हिरासत में ले लिया। साथ ही दूसरे छात्र को भी पकड़ लिया है। और यूपी में बाढ़ का कहर नजर आता है। जी हां, लखीमपुर खीरी के फूलबिहड़ इलाके में भीषण बाढ़ है। जगन्नाथपुरवा सहित दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। जिला प्रशासन की तैयारी फेल हो गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। बाढ़ राहत चौकी पर नहीं है कोई जानकार डॉक्टर और इलाके में हजारों एकड़ खली फसल शारदा नदी में समा गई है। सैकड़ों घर शारदा नदी में समा गए। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे तो बाढ़ का कहर शहर शहर आपको नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के जो हालात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और राहत चौकी केंद्र पर कोई भी तैयारी नहीं है। हजारों एकड़ खड़ी फसल नदी में समा गई है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। कुछ ही सेकेंड्स में मकान जो है वो धराशायी हो जाते हैं। लोगों के घर कटान के चलते पूरी तरीके से नदियों में समा गए। लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं और लोग अपने इन घरों को छोड़कर अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भीषण बाढ़ ने किस कदर लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। अरे अब वहाँ है तो कहीं का हम बताइए, मदद करने के लिए आए, बयां तो करेंगे कुछ। और देखिए, यूपी में एक तरफ बाढ़ का कहर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर गंगा का जलस्तर घटा भी है। दुकानों से पानी निकलना शुरू हुआ। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं। प्रशासन ने लोगों और दुकानदारों को से अपील की है। जलस्तर घटने से दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। दुकानदारों को अब कुछ राहत नजर आ रही है क्योंकि कुछ जगहों पर जो जलस्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। कई जगहों पर हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन बुलंदशहर में अब कई जगहों पर जलस्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर घटा है और दुकानों से पानी निकलना शुरू हो चुका है, जिसके चलते दुकानदारों में राहत की सांस नजर आ रही है। और अहम खबर आपको हम बता दें, प्रशासन ने लोगों और दुकानदारों से अपील की है। तो प्रशासन ने लोगों और दुकानदारों से अपील की और जलस्तर घटने से दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और बुलंदशहर में घटा गंगा का जलस्तर। दुकानों में पानी भरा था, लेकिन अब वो निकलने लगा है, जिसके चलते दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। कल तो बहुत परेशानी, इतना जलों के घर में पानी, बाजार में पानी, सड़क पर पानी, बालक बच्चे नहने में सांप लिपट गई। कल पैर में लग गो फंदा। आप यहीं के रहने वाली हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। आज का राहत महसूस हुई है। जब कौन सा घाट है? ये घाट तो अब राजघाटन के नाम बन गए हैं। श्री बांके बिहारी घाट है।
अच्छा, आज जल स्तर कैसा है गंगा का? आज सही है, आज का राहत। बाजार में तो पानी नहीं चले आए तो कुछ राहत तो है ही है। कल किस तरह की परेशानी आ रही थी? कल तो बहुत परेशानी के नेक नेक बात की परेशानी। अच्छा, दुकानदारों को कहीं ना कहीं राहत है? हाँ, दुकानदारों को भी राहत है, सबको ही राहत है। और कानपुर में भी देखिए गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले के आला अधिकारियों की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। गंगा किनारे पर रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले के अधिकारियों की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा किनारे पर रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर किनारों पर रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। लगातार कानपुर में गंगा का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। आम खबर आपको बता दें, जिला के अधिकारियों की ओर से जिले के अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर जिले के अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा किनारे पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है और कानपुर से खबर, लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। तो जिले के अधिकारियों की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा किनारे पर रहने वालों को अलर्ट भी किया जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार गंगा का बढ़ रहा जलस्तर लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है और बाढ़ प्रभावित लोगों को शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है। 114.4 मीटर पे है आज सुबह का जो जलस्तर है और जो डिस्चार्ज है 3,90,000 क्यूसेक के आसपास है, जो आज सुबह 8 बजे का जो हमारा रिपोर्ट है। लगातार हम लोगों के द्वारा जो सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की जो टीम के द्वारा लगातार निगरानी की जाती है और राजस्व विभाग की टीम डेली जो प्रभावित ग्राम पंचायत है कटरी क्षेत्र के, उस क्षेत्र में लगातार हमारी टीम के द्वारा पेट्रोलिंग भी की जा रही है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मेरे द्वारा खुद भी सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल जो प्रभावित क्षेत्र हैं कटरी में, वहाँ के जो ग्राम पंचायत हैं जैन का पुरवा और भोपाल का पुरवा, ये दोनों क्षेत्र में आप लोगों ने विजिट भी किया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हालात यहां पर बदतर हो गए हैं। कानपुर में लगातार जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बरसात से मैदानी इलाके बाढ़ में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। अब आलम तो ये हो गया है कि गंगा किनारे बसे गांवों में 5-5 फीट तक पानी भर गया। ग्रामीण छतों पर बैठकर जीवन यापन कर रहे हैं। पशुओं के लिए चारा लाने में भी ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूपी के 3 जिलों में हालात बेहद भयावह है। अब आपको हम 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमरोहा से है। अमरोहा में 20 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है। इलाके के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी में डूबकर एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। यहां पर ग्रामीण सड़क किनारे चिताएं जलाने को मजबूर हैं क्योंकि शमशान घाट पानी में भर गया है, पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। लोगों को दाह संस्कार करने में भी दिक्कतें होती हैं। तिगरी गांव के हालात भी बदहाल हैं। और दूसरी तस्वीर पर आप ध्यान दीजिए, फर्रुखाबाद से है ये तस्वीर, जहां बाढ़ से परेशान लोग घरों को बाढ़ के हवाले कर पलायन करने को मजबूर हैं। जिले में बाढ़ और मौसम के उतार चढ़ाव, दिन में चटक धूप और सुबह शाम की सर्दी से लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इलाके में बीमारियों की बाढ़ सी आ गई है। भले ही प्रशासन बरसात और बाढ़ से निपटने के तमाम दावे करता हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे है और कुछ और ही बयान करती है। फर्रुखाबाद में बाढ़ क्षेत्रों में चल रही जुगाड़ की नाव प्रशासनिक अमले को मुंह चढ़ा रही है। और तीसरी तस्वीर पर ध्यान दीजिए, यह है उन्नाव जिले के शुक्लागंज की, जहां कटरी इलाके, रविदास नगर, ऋषिनगर और पोनी रोड इलाके में गंगा का पानी घुस गया है, जिससे इलाके के लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। लोग नाव के सहारे घरों से बाहर निकलते हैं। लोगों के पास पीने के पानी की दिक्कतें हैं और इलाके में बिजली की सप्लाई भी कटी हुई है। प्रशासन ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रहा है, लेकिन मदद के नाम पर लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें यूपी में बाढ़ के हालातों को बयान कर रही हैं। अमरोहा, फर्रुखाबाद और उन्नाव में जिन सड़कों पर कभी लोग पैदल चलते थे, आज उन सड़कों पर नाव में सवार होकर उन्हें रास्तों को पार करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें जहां बाढ़ से जिंदगी बदहाल हुई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं बज जाएगा, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब रुक करते हैं मैनपुरी की खबर का। इस बीच मैनपुरी से खबर सामने आई है जहां पर एमए की छात्रा का शव फांसी पर लटका मिला है। तो मैनपुरी से खबर आपको हम बता दें, भोगांव के नवोदय विद्यालय में फांसी पर लटका मिला शव। घटना की जांच में जुटी पुलिस, शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। मैनपुरी से खबर सामने आई है, छात्रा का पता नवोदय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। भोगांव के नवोदय विद्यालय में फांसी पर लटका मिला है शव। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। छात्रा का पता नवोदय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें और थाना भोगांव इलाके के नवोदय विद्यालय की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मैनपुरी से खबर एमए की छात्रा का शव फांसी पर लटका हुआ मिला है। मैनपुरी से खबर आपको हम बता दें और भोगांव के नवोदय विद्यालय में फांसी पर लटका मिला है शव। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। छात्रा का पिता नवोदय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। नवोदय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है पिता और थाना भोगांव इलाके के नवोदय विद्यालय की ये पूरी घटना बताई जाती है। और अगली खबर है लखनऊ से। एयरपोर्ट पर आजादी की झांकी लगी है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट पर झांकी लगी। स्वतंत्रता दिवस माह में लगाई गई आजादी की झांकी और प्रस्थान और आगमन हॉल में स्वतंत्रता दिवस थीम की सजावट भी की गई है। यात्रियों के लिए बनाए गए हैं सेल्फी पॉइंट्स। एयरपोर्ट के फ्रीडम उत्सव में मिलेगा ऑफर्स का लाभ। यात्री 70% तक की भारी बचत का फायदा उठा सकते हैं। 50 रिटेल खान पान आउटलेट फ्रीडम उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं और आपको बता दें कि 31 अगस्त 2023 तक चलेगा स्वतंत्रता उत्सव। तो एयरपोर्ट के फ्रीडम उत्सव में मिलेगा ऑफर्स का लाभ। ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज़ादी के चलते आज़ादी दिवस को देखते हुए इस पूरे माह के लिए ये विशेष चीज़ें की गई हैं। 50 रिटेल खान पान आउटलेट फ्रीडम उत्सव का भी हिस्सा लोग ले रहे हैं और एयरपोर्ट के फ्रीडम उत्सव में ऑफर्स का लाभ भी उठा सकते हैं लोग। लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, यात्री 70% तक की भारी बचत का फायदा यात्रियों को मिलेगा। तो ये आम खबर आपको बता दें और 50 रिटेल खान पान आउटलेट फ्रीडम उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। तो लखनऊ से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एयरपोर्ट पर आज़ादी की झांकी लगी है और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट पर झांकी लगी है। और इसी बीच लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। तो लखनऊ से आम खबर, जहां पर आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। तो लखनऊ से आम खबर आपको बता दें, जहां पर एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है और जबकि असल में आयुष्मान कार्ड का नहीं है कोई इस्तेमाल। आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लापरवाही सामने आई है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा भी वसूला जा रहा है। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर वसूला जा रहा पैसा, जबकि असल में आयुष्मान कार्ड का नहीं कोई इस्तेमाल। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया है। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया और मेडिसिन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जाता है। लखनऊ से खबर, प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो लखनऊ से आम खबर, जहां पर प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा वसूले जाने की बात सामने आई है और जबकि असल में आयुष्मान कार्ड का नहीं कोई इस्तेमाल। आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किए जाने की बात सामने आई है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें और असल में आयुष्मान कार्ड का नहीं कोई इस्तेमाल। तो असल में आयुष्मान कार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया जा रहा है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, मेडिसिन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल का ये पूरा मामला है।
तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर वसूल रहा पैसा। और लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जबकि असल में आयुष्मान कार्ड का नहीं कोई इस्तेमाल। तो यह हम जानकारी, और आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर वसूल रहा पैसा, और जबकि असल में आयुष्मान कार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं है। मेडिसिन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। लखनऊ से आम खबर, जहां प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, जबकि असल में आयुष्मान कार्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तो असल में आयुष्मान कार्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं, लेकिन आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया है। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, और असल में आयुष्मान कार्ड का कोई भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता। तो लखनऊ से ये जानकारी आपको हम बता दें। और आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया है। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया। मेडिसिन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अस्पताल का ये पूरा मामला है। लखनऊ से खबर, प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है, और आयुष्मान कार्ड के नाम पर यहाँ पर पैसा वसूला जा रहा है, जबकि असल में आयुष्मान कार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो देखिए, असल में आयुष्मान कार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र राजू जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आयुष्मान कार्ड के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी जारी है, पैसे वसूले जाने की बात सामने आई है, आपके पास क्या है पूरी जानकारी? ये जो है, एक मरीज थे शिवनारायण की शुक्ल, बहुत वृद्ध थे। इनको सीतापुर से पहले रेफर किया गया ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए। ट्रामा सेंटर में उनको देखा गया। उसके बाद देर शाम वहां से उनको कुछ लोगों ने जो है, एक हॉस्पिटल है मेडिसिन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें उनको जाकर के भर्ती कर दिया, जिस पर वेंटिलेटर पे। क्योंकि जिन्होंने भर्ती किया था वो कहते हैं व्हाट्सएप पर पहले ही हमने उनको भेज दिया था कि भाई आयुष्मान कार्ड धारक हैं ये, और वृद्ध भी हैं, बहुत बेहद गरीब ब्राह्मण हैं। इस संबंध में जो है अस्पताल प्रबंधन के बाहर भी बहुत बड़ा बोर्ड लगा है कि 5 लाख का मुफ्त इलाज। लेकिन श्री नारायण जी जब भर्ती हुए, तो अब जो वहाँ के प्रबंधन का, जब मैं पहुंचा हूँ हॉस्पिटल में, तो उनका ये कहना है कि रात में आए, रात में ये लोड नहीं होता है आयुष्मान कार्ड। तो हमने कहा सुबह, तो बोले सुबह भी लोड नहीं हो पाया। इस संबंध में उनसे भुगतान लिया गया, और अभी अभी जो खबर जब आप ब्रेक कर रही हैं, तो उनकी मौत हो चुकी है। और अब जो है, उनके जो भी परिवारजन लोग थे, जिन्होंने तमाम लोगों ने अपने दस्तावेज देखे, जो मैंने आपको सब उपलब्ध कराए हैं। ये बहुत ही बेहद दुखद बात है कि एक गरीब ब्राह्मण, जो अगर मान लीजिए उसके पास आर्थिक साधन और संसाधन नहीं है, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का सीधा सीधा निर्देश है, तो ये हॉस्पिटल की लापरवाही है। पहले सीतापुर से उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ लाया गया। ट्रामा सेंटर में उनको कोई भी जगह नहीं दी गई, किसी भी स्थान पर उनको बेड नहीं दिया गया, कहीं स्थान नहीं मिला। जो भी जांच के बाद तुरंत उनको जो है दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जो बोर्ड लगा है, उसमें सीधा सीधा इंगित है। वहाँ के जो लोग हमको मिले, उनका सीधा सा कहना है कि ये स्कीम हमारे यहाँ लागू नहीं है। अब ये जांच का विषय है। अगर ये जांच में ये बात सामने आती है कि अगर इनके यहाँ ये लागू नहीं है आयुष्मान कार्ड वाली सुविधा, तो बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है और किन किन सुविधाओं के लिए यहाँ पर आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, तो ये तो अब जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन मैंने इस संबंध में माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, उनके जो APS हैं माननीय अग्निहोत्री जी को भी इस घटना से अवगत करा दिया है। तो ये अब वो सारी चीजें देखेंगे, और जांच के बाद निश्चित तौर पर इस गरीब परिवार को न्याय मिलेगा।
बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। एक तरफ सरकार का ये दावा है कि आयुष्मान कार्ड में मुफ्त इलाज होता है, लेकिन दूसरी ओर आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसे वसूली की बात सामने आ रही है और प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी यहां पर जारी है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया, लेकिन बाद में पैसों की डिमांड यहां पर की गई। आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ भी है, जबकि असल में आयुष्मान कार्ड में कोई इस्तेमाल नहीं है आयुष्मान कार्ड का, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पैसा वसूले जाने की बात सामने आई है और आयुष्मान कार्ड के नाम पर ही मरीज को भर्ती किया गया था। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लखनऊ में सामने आई है। मेडिसिन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर, प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर वसूली यहाँ पर की जा रही है और आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है और आयुष्मान कार्ड के नाम पर प्राइवेट अस्पताल मनमानी करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि पैसों की बात की जा रही है और किस तरीके से एक दूसरे अस्पतालों में मरीजों को रेफर किया जाता है उसकी भी बात यहाँ पर सामने आई है। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, लेकिन आयुष्मान कार्ड का कोई काम नहीं और मेडिसिन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का मामला सामने आया है और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा है किस तरीके से मनमानी होती है या फिर पैसों के लिए जो धंधा अस्पतालों में किया जा रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसमें कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और अब आयुष्मान कार्ड के नाम पर भी पैसा वसूला जा रहा है। आखिर गरीब अपना इलाज कहाँ कराए? जी देखिए, अस्पतालों में ये एक चलन सा चला है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको उनका मकसद इलाज कम है, लोगों को धन उगाही ज्यादा है। तो ये मतलब चाहे राजधानी का मामला हो, चाहे किसी दूसरे जिले का मामला हो, ये सभी जगह है। दूसरी चीज तो प्राइवेट अस्पतालों में सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो ईमानदार आ रहा है उसको कैसे पैसा उससे वसूलना है, चाहे वो दवा के नाम पे हो, चाहे इलाज के नाम पे हो, चाहे एम्बुलेंस के नाम पे हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक रैकेट टाइप का है जो इस तरह के काम करता है। राजधानी में भी आप देखिए तो इस तरह की बहुत बड़ा रैकेट है। राजधानी में कई ऐसे अस्पताल मिले हैं जहाँ पे इस तरह का है। अब उन्होंने एक नया व्यवस्था कर दी है आयुष्मान कार्ड के नाम पर, क्योंकि उसमें उनको मालूम है कि उसमें उनको पैसा सरकार से जो कार्ड है, जो पॉलिसी है, उसके थ्रू मिलेगा। तो वो एक नई तरह की योजना शुरू उन्होंने कर दी, क्योंकि फ्रॉड बहुत लेवल पे चल रहा है, कभी फोन के माध्यम से, कभी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। इस पे अंकुश लगाना होगा, क्योंकि प्राइवेट में डॉक्टर और जो वहाँ का जो स्टाफ होता है वो सब मिल करके इस तरह के अंजाम देते हैं। तो क्योंकि आम जो जनता है, आम जो मरीज आते हैं वो इलाज के लिए आते हैं। आज भी लोग ईश्वर के बाद जो डॉक्टर होते हैं या अस्पतालों में जो उनको भगवान के रूप में देखते हैं और अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ भी वहां जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ जो एक मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं मरीज और साथ में उनकी जो तीमारदार। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, डॉक्टरों को कहीं ना कहीं एक संवेदनशील होना चाहिए। डॉक्टर को जब तक संवेदनशील नहीं होगा, मरीज को कैसे इलाज दे पाएगा? मरीज अपनी व्यथा लेकर के उनके पास आता है और इस उम्मीद से आता है कि मेरी जो समस्या है, मेरी जो परेशानी है, वो डॉक्टर भगवान के रूप में है, वो उसको हल कर देंगे। लेकिन आज के डेट में एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं डॉक्टर और उनका स्टाफ जो प्राइवेट अस्पताल है, वो एक वसूली करना शुरू कर दिया है कि जो भी आता है उनका लक्ष्य होता है कि कैसे इनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे की वसूली की जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर मरीज को भर्ती किया गया और यहाँ पर पैसों की बात भी सामने आई है और पैसे वसूले जा रहे हैं मरीजों से। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है लखनऊ से, जहाँ पर होटल ताज में रुके हैं सुपरस्टार रजनीकांत। कुछ ही देर में पलासियो मॉल जाएंगे रजनीकांत और फिल्म जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। होटल ताज से पलासियो मॉल तक पुलिस की नजर है। रजनीकांत की सुरक्षा के चलते कड़े इंतजाम किए गए हैं।
सुपरस्टार रजनीकांत सुबह राजभवन पहुंचे थे। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई थी और कल सुबह अयोध्या भी जाएंगे सुपरस्टार रजनीकांत की सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुपरस्टार रजनीकांत सुबह ही राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की थी और अभी बताया जा रहा है थोड़ी ही देर में पलासियो मॉल में ज्वेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बनने के लिए पहुंचेंगे और रजनीकांत की सुरक्षा को लेकर लखनऊ पुलिस ने खास इंतजाम भी पूरे कर लिए हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर सुपरस्टार रजनीकांत अपने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर जहां पर आपको बताते हैं लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें। औचक निरीक्षण पर निकली मंडलायुक्त रोशन जैकब। औचक निरीक्षण पर रोशन जैकब निकली हैं और रोशन जैकब ने सीजी सिटी का औचक निरीक्षण किया है। सीजी सिटी एरिया में 33 एकड़ वेटलैंड झील का जायजा लिया है। झील में बोटिंग की व्यवस्था को लेकर यहां पर अहम चीजें सामने आई हैं। झील में बोटिंग की व्यवस्था को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। बर्ड वॉचिंग टावर, पानी की साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर जहां पर रोशन जैकब ने सीजी सिटी का औचक निरीक्षण किया। मंडलायुक्त रोशन जैकब औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं और सीजी सिटी एरिया में 33 एकड़ जमीन को लेकर ये आम खबर आपको बता दें। झील में बोटिंग की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो झील में बोटिंग की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बर्ड वॉचिंग टावर, पानी की साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर औचक निरीक्षण पर निकली मंडलायुक्त। और अगली खबर आपको हम प्रयागराज से बताते हैं जहां पर मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में छापा। कर्नलगंज पुलिस ने मारा छापा और हॉस्टल के कमरे में मिला 2 तमंचा और कई बम मिले हैं। मौके से आरोपी फरार हो गए हैं और तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसके पहले भी 2 छात्रों के गुटों में मारपीट हुई थी। सदाकत अली इसी हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया था। हॉस्टल के कमरे में यहां पर बम मिले हैं। मौके से आरोपी फरार हो गया है और तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो मौके से आरोपी फरार, लेकिन पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। 2 तमंचे भी यहां से बरामद किए गए हैं जबकि कई बम हॉस्टल के कमरे से बरामद किए गए हैं। मौके से आरोपी फरार हो गया है और तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस वक्त ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पूर्व में भी 2 छात्रों के गुटों में यहां पर मारपीट हुई थी। यह अहम खबर आपको हम बता दें। सदाकत अली इसी हॉस्टल से गिरफ्तार हुआ था। मेन प्रोटेस्ट है, हमारी डिमांड है जो पेशेंट का अटेंडेंट था जिसने हमारे डॉक्टर्स पे हाथ उठाया, इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। हमने अभी उस बस कल्प्रिट को मतलब वीडियो उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने पहचान लिया है, लेकिन अभी कोई अरेस्टिंग हो नहीं रही। बस आश्वासन हमको दिया जा रहा है कि अरेस्टिंग होगी, लेकिन कब तक अरेस्टिंग होगी ये हम लोग उसका इंतजार करें। जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक हम लोग स्ट्राइक पे वापस से कॉल ऑफ नहीं करेंगे स्ट्राइक। एमयू प्रशासन से बात हुई। एमयू प्रशासन बस आश्वासन दे रही कि हाँ स्ट्राइक आप लोग हटा लीजिए, हमें अरेस्ट कर लेंगे। स्ट्राइक पे लगभग 400 जीआर से भी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सिफत तनवीर है। मैं जैन मेडिकल कॉलेज एएमयू की एक रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर हूँ। हम लोग के प्रोटेस्ट की ये डिमांड है कि एक 16 तारीख को इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक इमरजेंसी में जो डॉक्टर हमारे काम कर रहे थे न्यूरो सर्जरी में, उनके साथ बदतमीज़ी हुई थी और हाथापाई हुई थी। जब कोई डॉक्टर इमरजेंसी में काम करता है तो उसमें नंबर के हिसाब से मरीज़ नहीं देखे जाते हैं। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है उसको पहले देखा जाता है और ये डिसीजन सोली डॉक्टर का होता है। डॉक्टर अपने जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करता है कौन सा पेशेंट पहले देखा जाएगा, कौन सा बाद में। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो भी अपने आप को वीआईपी समझते हैं, उनके अटेंडेंस आते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं जहां पर यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की बात सामने आई है। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। लखनऊ से खबर, कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड हटाए गए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड को हटाया गया। 1090 के एडीजी बने बीपी जोगदंड। तो अब 1090 के एडीजी की जिम्मेदारी मिली है और राजीव कृष्णा को एडीजी सतर्कता अधिष्ठान भेजा गया है। तो ये अहम तबादले हुए हैं और एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ को एडीजी आगरा भेजा गया है। 9 आईपीएस अफसरों के तबादलों की बात सामने आई है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर बने आरके स्वर्णकार। कानपुर के पुलिस कमिश्नर आरके स्वर्णकार को बनाया गया है। मोहित अग्रवाल को एडीजी एटीएस बनाया गया है। मोहित अग्रवाल एडीजी एटीएस बने हैं और नवीन अरोड़ा बने एडीजी टेक्निकल सर्विसेज। नवीन अरोड़ा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और नवीन अरोड़ा को एडीजी टेक्निकल सर्विसेज की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें। और वहीं बीडी पॉल्सन को एडीजी ट्रैफिक बनाया गया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है
और डॉक्टर संजीव गुप्ता को गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी और LR कुमार को DIG लॉ एंड ऑर्डर यूपी बनाया गया है। LR कुमार को DIG लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में 9 IPS अफसरों के ट्रांसफर। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। 9 IPS अफसरों के ट्रांसफर। कानपुर के पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड को यहां से हटाकर अब नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि 1090 के ADG बने हैं अब BP जोगदंड। अब 1090 के ADG की जिम्मेदारी संभालेंगे और राजीव कृष्णा को ADG सतर्कता अधिष्ठान भेजा गया है। राजीव कृष्णा को ये अहम जिम्मेदारी और ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ को ADG आगरा भेजा गया है। ये बड़े तबादले सामने आए हैं यूपी में। और कानपुर के पुलिस कमिश्नर बने हैं अब RK स्वर्णकार। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर अब RK स्वर्णकार होंगे और मोहित अग्रवाल को ADG ATS बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, नवीन अरोड़ा ADG टेक्निकल सर्विसेज बने हैं। नवीन अरोड़ा को भी ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर BT पर्सन को ADG ट्रैफिक बनाए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की और अगली खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। आज तीसरे दिन भी लगातार डॉक्टरों की हड़ताल जारी। हड़ताल से मरीज परेशान, इमरजेंसी सेवाएं बंद। वहीं बड़ी तादाद में डॉक्टरों ने बाबा सैयद गेट पर प्रदर्शन किया है और साथ ही अभद्रता की थी। गुस्साए डॉक्टरों ने युवक की गिरफ्तारी की मांग उठाई। युवक की गिरफ्तारी के बाद खत्म होगी हड़ताल। तो बड़ी तादाद में डॉक्टरों ने यहाँ पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और सैयद गेट पर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। डिमांड है, जो पेशेंट का अटेंडेंट था जिसने हमारे डॉक्टर्स पे हाथ उठाया, इसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। हमने अभी उस बस कल्प्रिट को मतलब वीडियो उन्होंने देखा, उसमें उन्होंने पहचान लिया है, लेकिन अभी कोई अरेस्टिंग हो नहीं रही। बस आश्वासन हमको दिया जा रहा है कि अरेस्टिंग होगी, लेकिन कब तक अरेस्टिंग होगी ये हम लोग उसका इंतजार करें। जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक हम लोग स्ट्राइक पे वापस से कॉल ऑफ नहीं करेंगे। स्ट्राइक एमयू प्रशासन से कोई बात हुई किसी चीज़ को? एमयू प्रशासन से बात हुई। एमयू प्रशासन बस आश्वासन दे रही कि हाँ स्ट्राइक आप लोग हटा लीजिए, हमें अरेस्ट कर लेंगे। कितने JR हैं स्ट्राइक पे? स्ट्राइक पे लगभग 400 JRs हैं अभी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सिफत तनवीर है। मैं JN मेडिकल कॉलेज AMU की एक रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर हूँ। हम लोग के प्रोटेस्ट की ये डिमांड है कि एक 16 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक इमरजेंसी में जो डॉक्टर हमारे काम कर रहे थे न्यूरो सर्जरी में, उनके साथ बदतमीज़ी हुई थी और हाथापाई हुई थी। जब कोई डॉक्टर इमरजेंसी में काम करता है तो उसमें नंबर के हिसाब से मरीज़ नहीं देखे जाते हैं। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है उसको पहले देखा जाता है और ये डिसीजन सोली डॉक्टर का होता है। डॉक्टर अपने जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करता है कौन सा पेशेंट पहले देखा जाएगा, कौन सा बाद में। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो भी अपने आप को VIP समझते हैं, उनके अटेंडेंस आते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। और अगली खबर है कानपुर से, जहां पर YouTube में सर्च करके ATM काटने पहुंचा युवक दबोचा गया है। नवाबगंज पुलिस की तत्परता से बड़ी वारदात रुकी है। केनरा बैंक के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय से सूचना मिली थी। नवाबगंज पुलिस की तत्परता से यहां पर ये बड़ी वारदात होने से बची है और सभी CCTV कैमरों को आरोपी ने खराब कर दिया था। रॉड डालकर कैश ट्रे को खोलने का प्रयास कर रहा था। पुलिस आयुक्त ने प्रत्येक सदस्य को दिया 10,000 का इनाम। तो ये शख्स YouTube पर ये बात सर्च करता है कि आखिर ATM को कैसे तोड़ा जाए, जिसके बाद ये ATM तोड़ने पहुंचता भी है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते ये दबोच लिया गया है। सभी CCTV कैमरों को भी हालांकि इसने खराब कर दिया था और रॉड डालकर कैश ट्रे को खोलने का ये प्रयास कर रहा था। ये बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस आयुक्त ने अब प्रत्येक सदस्य को 10,000 का इनाम दिया है। उस टीम के हर सदस्य को इनाम दिया गया है। और कानपुर से खबर, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर इस टीम के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया है। और इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज से खबर का रुख कर लेते हैं। मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में छापेमारी हुई है। प्रयागराज से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर छापेमारी हुई। कर्नलगंज पुलिस ने हॉस्टल में छापा मारा है। तो प्रयागराज से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हॉस्टल में छापेमारी की बात सामने आई है। हॉस्टल के कमरे में 2 तमंचे और कई बम मिले हैं। तो हॉस्टल के कमरे से 2 तमंचे और कई बम बरामद किए गए हैं। मौके से आरोपी फरार हो गया। तलाश में पुलिस जुट गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको हम बता दें, हॉस्टल के कमरे से 2 तमंचे और कई बम बरामद किए गए हैं।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बागपत से खबर है जहां पर विद्युत उपकेंद्र कान्हड़ गांव में रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव निवासी पूर्व फौजी सुधीर कुमार दोघट थाना क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र कान्हड़ में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। जहां ज्ञात कारणों से सुधीर का शव नीम के पेड़ पर झूलता मिला, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और हालांकि परिजनों का आरोप है कि सुधीर कुमार की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया है। मौत की खबर से परिजनों का रो कर बुरा हाल। परिजनों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। साथी था जिनकी गेट पर ड्यूटी थी, 220 के का गार्ड है, ये ऐसे पेड़ पर लटके मिले। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, अपने अधिकारियों को सूचना दी। तो पुलिस मौके पर पहुंची? पुलिस मौके पर पहुंच गई। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर? पोस्टमार्टम के लिए चली गई डेड बॉडी। तो पेड़ पे लटका मिला? हाँ जी, उनके घर से भी फैमिली वगैरह आई थी, उनका लड़का और उनकी फैमिली थी, वाइफ। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर? हाँ। कौन कहाँ का घटना है ये? 220 के भी कान्हड़ में पूरा। क्या नाम था मृतक का? सुधीर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? किरठल के, रहे बड़ौत में। रैया थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने कार में सवार युवकों पर फायरिंग कर दी और कार सवार युवकों ने फायरिंग का लाइव वीडियो भी बना लिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक सवार बदमाशों से कार पर फायरिंग की गई और गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। कार सवार युवकों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। एसपी दीपेंद्र चौधरी ने कहा कि नाली के विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मनीष तिवारी ने थाने पर आकर बताया कि गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो की जांच की जा रही है। इसमें स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम को लगाया गया है। जिस व्यक्ति ने फायर किया उसको चिन्हित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच कांकेर से एक अहम खबर सामने आ रही है जहां पर बस्तर में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांकेर से अहम खबर आपको बता दें, आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से यहां पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बंद का आह्वान किया और 27% आरक्षण के साथ 7 सूत्रीय मांगों का आह्वान किए जाने की बात सामने आई है। तो सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर संभाग रखा बंद, यह आम खबर आपको बता दें। और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर संभाग बंद रखा। कांकेर से यह खबर सामने आई है और कांकेर मुख्यालय में बंद का असर दिखा है। तो कांकेर मुख्यालय में भी दिखा है बंद का असर और कांकेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन दिया है। तो कांकेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया बंद का समर्थन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कांकेर से खबर, बस्तर में आरक्षण का मुद्दा गरमाया है। तो बस्तर में आरक्षण का मुद्दा गरमाया है और सभी आपको बता दें कि यहाँ पर बंद भी देखने को मिली है। आम जानकारी है कांकेर से। और इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको हम अहम खबर बताते हैं जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तो रायपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बेहद तेजी के साथ नजर आ रही हैं। चुनाव तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी जोर शोर से तैयारियां कर रही है और केसी वेणुगोपाल, अजय माकन ने यहाँ पर बड़ी बैठक की है। कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई है। तो देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी है, दूसरी ओर अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रायपुर में ही थे और रायपुर में ही अब कांग्रेस भी लगातार बैठकें शुरू कर चुकी है। 26 अगस्त तक देने होंगे आवेदन और प्रस्ताव। तो रायपुर में अब चुनाव की तैयारियां तेजी के साथ सभी दलों ने शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी चुनाव की तैयारियों के चलते बड़ी बैठकें बुलाई जा रही हैं। और मुरैना से अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां पर हफ्ता न देने पर होटल संचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। मुरैना से आम खबर आपको हम बता दें, हफ्ता न देने पर मारपीट का मामला सामने आया है और जमकर उत्पात मचाया गया है। फायरिंग भी हुई है। होटल में जमकर उत्पात मचाया गया, फायरिंग भी हुई है। हफ्ता न देने के चलते यहां पर मारपीट हो गई। ठठौरा के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित होटल का ये पूरा मामला बताया जाता है। मुरैना से खबर, आधा दर्जन से अधिक लोगों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की है, मारपीट और फायरिंग भी की गई है। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। तो यह आम खबर मुरैना
मुरैना से आपको हम बता दें, जहां पर घटना का लाइव वीडियो सामने आया है और वीडियो में तोड़फोड़ करते आरोपी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए किस तरीके से यहाँ पर कैमरों में कैद हुए हैं ये तोड़फोड़ करते हुए आरोपी। मारपीट की गई और फायरिंग भी की गई है। होटल संचालक राहुल ने अब पुलिस में शिकायत कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुरैना से खबर, जहां पर हफ्ता न देने पर होटल संचालक के साथ मारपीट हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं और ये पूरा वाकया वहीं लगे कैमरों में कैद हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से मारपीट हुई है। और अगली खबर भी आपको हम मुरैना से ही बताते हैं। मुरैना से अहम खबर, जहां पर जिला अस्पताल में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। मुरैना से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में इलाज कराने आई युवती से अभद्रता की गई है। तो जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंची युवती से अभद्रता हुई। भाई के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली गई है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से अभद्रता हुई है और दर्जन से अधिक सिक्योरिटी गार्ड के बावजूद यहाँ पर छेड़छाड़ हुई है। यहाँ पर लगभग दर्जन भर से ज्यादा सिक्योरिटी गार्डों की मौजूदगी के बीच ही एक युवती के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और मरीज और अटेंडरों में दहशत का माहौल है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो मरीज हैं उनमें दहशत का माहौल और कट्टा लहराने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए जिला अस्पताल के ये फीमेल वार्ड का मामला है। आप समझिए यहाँ पर महिला वार्ड का ये पूरा मामला है और यहाँ पर किस तरीके से एक युवती के साथ पहले छेड़छाड़ होती है। मुरैना से खबर है, जिला अस्पताल में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जिला अस्पताल में इलाज कराने आई युवती से अभद्रता की गई है। तो इलाज कराने आई युवती से अभद्रता की गई और जब भाई ने विरोध किया तो भाई के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली है इन दबंगों ने। और दर्जन भर से ज्यादा सिक्योरिटी गार्डों की मौजूदगी अस्पताल में रहती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई। और खास बात यह है कि यहाँ पर किस तरीके से महिला वार्ड के भीतर यह घटना हुई है। और देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। और आपसे थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल देखना मत भूलिएगा, हमारे सहयोगी यशी शुक्ला के साथ।